एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन फर्स्ट। INCR में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने B1 से डिनोट किया है और DECR में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने B2 से डिनोट किया है। तो पहले केस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पहले केस में अगर मैं EMF इंड्यूस्ड निकालूं तो EMF को लिखूंगा मैं माइनस d phi1 बाई dt और phi1 को मैं लिख दूंगा B1 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई डी टी। माइनस पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा dB1 बाई डी टी। ये पहले केस में EMF इंड्यूस्ड है उसको E1 डिनोट कर दिया। क्वेश्चन में गिवन है कि रेट ऑफ इंक्रीज एंड रेट ऑफ डिक्रीज माने dB1 बाई डी टी का ये मैग्नीट्यूड में माइनस dB2 बाई डी टी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो ये पहला केस था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो था पूरी तरह से प्लेन के बाहर था। दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड अभी भी प्लेन के बाहर है पर आधे में इंक्रीजिंग है और आधे में डिक्रीजिंग है। तो अब इसके लिए अगर मैं फ्लक्स लिखूं, phi2 से डिनोट कर दिया मैंने इसको, तो फ्लक्स लिखूंगा मैं तो लिखूंगा मैंने B1 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 आधे से प्लस B2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 अगले आधे से। तो ये टोटल फ्लक्स है। तो जब मैं EMF इंड्यूस्ड लिखूंगा माइनस d2 बाई डी टी तो एक्चुअली ये कट के जीरो हो जाएगा क्योंकि dB1 बाई डी टी dB2 बाई डी टी के बराबर है तो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड केस। नाउ कमिंग टू द थर्ड केस। थर्ड केस में आधे में जो है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग का है और प्लेन के बाहर है एंड आधे में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग नेचर का है और प्लेन के अंदर है। तो अगर मैं अभी फ्लक्स लिखूं तो फ्लक्स जीरो आ गया। सॉरी एक सेकेंड, B1 B2 को अलग लिया है मैंने। तो फ्लक्स आएगा B1 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस B2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसको मैंने फ्लक्स लिख दिया। अब मैं अगर EMF इंड्यूस्ड लिखूंगा मैं तो लिखूंगा माइनस d phi बाई डी टी। तो एक्चुअली होगा क्या कि dB1 बाई डी टी dB2 बाई डी टी जुड़ जाएगा इस केस में और वापस से जो आंसर आएगा वो यही आएगा। तो होगा क्या कि IA की वैल्यू पहले केस में IA जो है IC के वैल्यू के बराबर होगा एंड ये दोनों वैल्यू जो है इस केस का जो करंट होगा एक्चुअली ये करंट जीरो है, इससे बड़ा होगा। तो अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको नोट करते हैं ना। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये एक कॉपर ट्यूब है और इसमें एक बार मैग्नेट को रिलीज किया, से ऐसे रिलीज किया। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी होगा क्या कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है तो करंट उसके अपोजिट इंड्यूस्ड होगा। इस ट्यूब को मैं डिफरेंट सर्कुलर लूप्स में डिवाइड कर सकता हूं। दिस ट्यूब कैन बी कंसिडर्ड एज सेवरल सर्कुलर लूप्स। तो जैसे जैसे ये एक्सिलरेट करके वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी इनमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा उनका वैल्यू बढ़ते जाएगा। अब अगर एक सर्कुलर लूप को मैग्नेट से रिप्लेस करूं मैं तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा ऊपर होगा और साउथ पोल ऊपर होगा। तो ऐसे इस मैग्नेट का नॉर्थ और इन लूप्स का नॉर्थ एक डायरेक्शन में है तो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स मिलेगा। ये रिपल्सिव फोर्स जो है करंट पर डिपेंड करेगा। तो एज इट इज इन एक्सिलरेटेड मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल इंक्रीज, हेंस द इंड्यूस्ड करंट विल इंक्रीज एंड द पोल स्ट्रेंथ अकॉर्डिंगली विल इंक्रीज। तो होगा क्या इससे कि ये जो रिटार्डेशन है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आएगा कि ये रिटार्डिंग फोर्स जो है mg के बराबर हो जाएगा। जब ये mg के बराबर हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी जिस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा था वो रेट कांस्टेंट हो जाएगा और इससे होगा क्या कि करंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक बार के कांस्टेंट करंट मिलेगा तो रिटार्डिंग फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसके बाद ये नेट फोर्स जीरो के साथ मोशन करेगा और इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड।
आपको पढ़ाया गया है क्लास में कि जो चार्ज पास्ट होता है वो होता है माइनस ऑफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से चेंज इन फ्लक्स बोल रहा है मैग्नीट्यूड, तो चार्ज पास को लिख सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ करंट। तो यहां से एरिया निकाल लेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स का चेंज आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछ रहा तो माइनस साइन हटा के बात करेंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। एक रिंग है और यहां पे एक रॉड है और रॉड का जो रेसिस्टेंस है वो 20 ओम है। रिंग का जो रेडियस है वो 0.1 मीटर से। तो ये घूम रहा है विद वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यहां कनेक्ट कर दें, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 10 ओम का है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अपने इवेल्युएट करेंगे कि रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, आधे आधे पार्ट में बताएंगे। तो पहले इस आधे पार्ट की बात करें। इस आधे पार्ट को मैंने ए बी बोल दिया। ए बी में ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालते हैं, ये ऐसे घूम रहा, तो इसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होगी, तो V क्रॉस बी ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, तो ए और बी में ए हाई पोटेंशियल पे होगा, बी लो पोटेंशियल पे होगा। जिस इंस्टेंस पर ये ऊपर जा रहा है वही इंस्टेंस पर ये नीचे जाएगा। अब इसके लिए बात करें तो V क्रॉस बी ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ, तो ये हाई पर है, ये लो पर है। तो अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाऊं तो एक बैटरी ये है और दूसरी बैटरी ये है, और ये दोनों ही, एक एंड यहां कनेक्टेड है और दूसरा इस पर। तो ये दोनों बैटरी एक्चुअली पैरेलल में है। तो दोनों बैटरी को अगर मैं पैरेलल में दिखा दूं तो एक बैटरी ऐसी, एक रेसिस्टेंस, दूसरी बैटरी ऐसी और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और साथ में ये 10 ओम का रेसिस्टेंस। नाउ इन बैटरीज का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा ये 10 ओम हो जाएगा, क्योंकि पूरे रॉड का जो रेसिस्टेंस दिया था वो 20 ओम दिया था, और ये एक यूनिफॉर्म रॉड है। और ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ वो दोनों ईएमएफ इंड्यूस्ड सेम होगा, वो होगा ओमेगा बी आर स्क्वायर बाई 2। तो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड निकाल लिया। अब ये दोनों को पैरेलल में ले लेंगे और इसमें करंट निकाल लेंगे अकॉर्डिंगली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। Radius is increasing, hence the flux will increase. Now, flux at some instance when the radius was r, that flux will be b into pi r square. So, if I replace the value of r, it will be r naught plus t whole square. Now coming to the EMF induced according to the Faraday's law, minus d phi by dt. If I replace, it will be minus 2b pi r naught plus t. It will be the answer, and you have to write the magnitude, hence drop the minus sign. Now coming to question number 8. A non-conducting reed of radius r and mass m is placed on the rough surface and a time varying magnetic field is applied. ठीक है. So it is asking about when it starts t equals to 2 second, what will be the value of coefficient of friction. तो देखो, ये रिंग है रेडियस r का, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल डेवलप. आपको बताया गया है वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड changes with time, electric field induced, and the induced electric field will be in this direction. This is the direction of electric field on the circumference of the ring. Now, if I take a charge dq, force will be dF equals to dq into E. Now, the value of E formula बता दिया गया है. It is R by 2 dB by dt. So we can replace the value of electric field on the later time. Now coming to the point, the torque of this force, if its radius is r,
the torque will be d tau equals to df into the distance, that is a small r. The radius is actually capital R, so we have to replace here capital R. Hence the net torque tau equals to r square by 2. Let us replace the value of dv by dt in later session. इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ही लिखते हैं dq e इंटू आर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में, तो e इंटू आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dq, दैट इज द चार्ज ऑफ द रिंग, ये टॉर्क है। अभी यहां पे dv बाई dt को पहले रिप्लेस कर लेते हैं। dv बाई dt हो जाएगा 8t, तो r बाई 2 इंटू 8t, तो ये हो जाएगा 4tr। तो अगर मैं यहां रिप्लेस करूं तो ये जो टॉर्क आ रहा है, ये आ रहा है 4tr स्क्वायर इंटू क्यू। ये टॉर्क जो होगा ये टाइम के साथ इंक्रीजिंग टॉर्क है, और जब ये टॉर्क लिमिटिंग फ्रिक्शन के टॉर्क को पार कर जाएगा तब ये रोटेट करेगा। तो लेट अस इवेल्युएट द टॉर्क ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पर जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का जो टॉर्क लिखूं अगर मैं डी टाउ, इस सेक्शन डी क्यू का मास डीएम ले लेते हैं, तो इस पर जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी, एम को डीएम लिख दो क्योंकि छोटे के लिए देख रहे, इनटू द रेडियस आर। तो टोटल जो टॉर्क आया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वो हो जाएगा म्यू एस जी आर इंटीग्रेशन डी एम, दैट इज एम। तो ये टॉर्क इसके बराबर कर दो तो आपको आ जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू क्या है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट कर लेते हैं फिर बात करते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11th, इट इज आस्किंग अबाउट अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। Now coming to the formula, amount of charge passed delta Q is minus of change in flux upon the resistance. So if somehow we can evaluate change in flux, we can evaluate the amount of charge passed. So at the initial situation when the plane of the loop consists the plane of the wire, in that situation let's evaluate the flux. So how to proceed? यहाँ से x distance पे जाओ और एक छोटा सा आप सेक्शन ले लो जिसका जो विड्थ होगा वो dx होगा। ये A है, ये A है, तो फ्लक्स उस इंस्टेंस पर हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके इच पॉइंट पर सेम रहेगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, इनफाइनाइट लेंथ वायर का मैग्नेटिक फील्ड। नाउ कमिंग टू इट्स एरिया, दैट इज ए डी एक्स। ये हो गया डी फाई, इस छोटे से सेक्शन से फ्लक्स। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई बाहर आ जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन एक्स। नाउ x इज वेरिंग फ्रॉम a टू 2a, तो फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगा ln2। ये इनिशियल फ्लक्स है। फाइनल फ्लक्स जो होगा वो इसका 180 डिग्री का रोटेशन देना है ना, तो फाइनल फ्लक्स ठीक इसका निगेटिव हो जाएगा, तो सीधे चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई इंटू ln2। ये चेंज इन फ्लक्स आ गया, यहां रख देंगे तो अपने को अमाउंट ऑफ चार्ज पास आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो माइनस साइन को ड्रॉप कर देंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12th। अभी इसमें आपसे पूछ रहा है कि पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट एज ए कांस्टेंट वेलोसिटी फंक्शन। तो देखो कैसे करना है इसको। किसी इंस्टेंस पर आप एज्यूम कर लो कि ये x लेंथ तक अंदर था और ये हो गया a। उस टाइम पर जो फ्लक्स था वो फ्लक्स हो गया b इंटू ए एक्स। ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया माइनस ऑफ बी ए वी। तो जो करंट आएगा मैग्नीट्यूड में लिखता हूं खाली, तो बी ए वी अपॉन द रेसिस्टेंस, ये करंट आ गया। और ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो जैसे बाहर खींच रहे तो फ्लक्स घट रहा, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि ये उस घटने को अपोज करे, तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए, अकॉर्डिंगली करंट आएगा। तो ये करंट आ गया। नाउ ये करंट के चलते इस पे फोर्स लगेगा, इतना सेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो अगर इसके स्टार्टिंग पॉइंट को ए बोल दूं और इस पॉइंट को बी बोल दूं, तो ए बी का ये वाला सेक्शन पे ही मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, और इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी बी ए वी आर इंटू द लेंथ ए। अब ये फोर्स जो ऐसा लगा रहा, उसके अपोजिट आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो एक्सटर्नल फोर्स
मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बराबर होगा। तो अगर ऐसा है तो पावर हो जाएगा BA² V² तो ये पावर और वेलोसिटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, y = x²। तो ग्राफ हो जाएगा B। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इतना नोट करते हैं, फिर बात करते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज द डिस्क of radius r rotating with angular velocity omega, है ना। What is the angular speed of the disk so that there is no electric field develop in the disk? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता क्यों है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है कि जब ये कंडक्टर मूव करता है तो इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन को जो एडिशनल वेलोसिटी मिलती है, तो उस वेलोसिटी के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड आता है QV×B, वो फोर्स के चलते इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होके एक्यूमुलेट होते हैं। तब जाके जब एक्यूमुलेट होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने का लॉजिक हुआ इन मोशनल EMF। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक्यूमुलेट ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ना हो। इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कब नहीं होंगे? तो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं मैं x डिस्टेंस पे, तो इस पे जो फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये होगी उसकी वेलोसिटी V×B। तो जो फोर्स लगेगा, चार्ज निगेटिव है तो फोर्स लगेगा टुवर्ड सेंटर। तो अगर ये फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m⍵²x बैलेंस कर ले, जहां m इलेक्ट्रॉन का मास है, तो होगा क्या कि ये फोर्स के चलते जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर पे एक्यूमुलेट हो नहीं पाएंगे, जहां जो इलेक्ट्रॉन है वो वहीं रुका रहेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो होता है QVB, और यहां हो गया m⍵²x। ω_x को वापस से मैं v लिख सकता हूं, है ना। तो ω_x को v लिख दिया तो वापस से केवल यहां एक ओमेगा बचा, तो v कैंसिल हो गया। तो आपको पूछा क्या है? ओमेगा। तो ओमेगा हो जाएगा EB/m। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। एक कंडक्टिंग रॉड AB है जो v वेलोसिटी से चल रहा, तो बोल रहा है कि जब ये चल रहा है तो क्या ये गर्म हो जाएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के चलते। तो होता क्या है कि जब ये कंडक्टर मूव करता है तो इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं, पर वो बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में चलते हैं, और कुछ देर के बाद आफ्टर फ्यू इंस्टेंट्स स्टेडी स्टेट आ जाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स जो होता है वो 0 हो जाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव होना बंद हो जाते हैं। मीन्स देयर इज नो करंट इन द रॉड एक्चुअली। तो अगर रॉड में करंट नहीं है तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होगी नहीं इसमें। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कौन सा एंड पॉजिटिवली चार्ज होगा? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से देख सकते हैं। स्टेडी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स 0 हुआ, वो केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर आएगा वो होगा -V×B। तो V×B ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया, तो अकॉर्डिंगली जो है वो A एंड जो है वो हाई पर हो जाएगा, और B एंड जो है वो लो पोटेंशियल पे हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस PQ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसके चलते PQ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ये पूछ रहा। ये है, तो देखो ऐसा करते हैं कि पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये एक ट्रायंगल बन गया। पहले इस ट्रायंगल में जो EMF आया वो हम लोग इवेल्युएट करते हैं। तो ये 2L हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया। तो ये जो लेंथ होगी, अगर यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो परपेंडिकुलर होगा √R² - L²। तो जो फ्लक्स हो गया वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू द एरिया वेक्टर इनटू द एरिया 1/2 2L इंटू √R² - L²। तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो फ्लक्स जो आया वो हो गया BL √R² - L²। तो जो EMF आएगा वो आएगा dB/dt। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये जो EMF है इस ट्रायंगुलर लूप में आता। अब अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है,
तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसी होंगी। दीज आर द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं या इसके लिए बात करूं तो इन दोनों में कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं एक छोटा सा डीएल लेता हूं, डीएल, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं तो ई डॉट डीएल वाला टर्म यहां पे जीरो है, यहां के लिए भी ई डॉट डीएल जीरो है। तो ये जो पूरा ईएमएफ आएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, ये आता तो पूरे में, पर इन दोनों में कोई ईएमएफ आ ही नहीं रहा, तो वो सारा का सारा ईएमएफ खाली पीक्यू में ही आ जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन पीक्यू दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। इतना नोट करते हैं, फिर बात करते हैं। मोशनल ईएमएफ के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जिसमें अलग अलग केसेस में हम लोगों ने बात की थी, उनके कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। जैसे अगले एग्जांपल पे चलते हैं। कल एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। अगला एग्जांपल है कि ये रॉड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रोटेट कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। रॉड जो है बोर्ड के प्लेन में रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स वन एंड। अब आपको ये बताना है कि बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना ईएमएफ डेवलप हुआ है, इसको इवेल्युएट करना है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। एंड रॉड इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ओ। ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, एज्यूम कर लो, मान लो ये डिस्टेंस है x, एंड ए से बी का डिस्टेंस जो है वो l है। तो आपको ये बताना है कि ए और बी के बीच कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले अपने इवेल्युएट करेंगे कि किसी एक पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट P लिया जो यहां से y डिस्टेंस पर है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ उसको इवेल्युएट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब निकालते हैं हम लोग, तो जब स्टेडी स्टेट आ जाता है। तो एट स्टेडी स्टेट अगर बात करें पॉइंट P पर, एट पॉइंट P पॉइंट पर स्टेडी स्टेट पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा VB, और V हो गया तुम्हारा ओमेगा वाई इंटू बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब क्या किया जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग माइनस V क्रॉस B, ठीक है। ये तब आता है जब नेट फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे जीरो हो जाता है, तब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं डायरेक्शन देखूं, से इट इज रोटेटिंग इन दिस सेंस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो ये डायरेक्शन में होगी। तो अगर मैं V क्रॉस B लूं तो B की ओर जा रहा, माइनस V क्रॉस B इधर जा रहा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस हिसाब से अगर सोचें तो B और A में B हाई पोटेंशियल पे है, A लोअर पोटेंशियल पे है। तो अब आगे देखते हैं, एट डिस्टेंस y फ्रॉम दिस एंड, अगर मैं एक छोटा सा रॉड ले लेता हूं जिसकी लेंथ है dy, तो ये dy लेंथ का रॉड ओमेगा y वेलोसिटी से चल रहा है ना। तो अगर ऐसा है तो इन दोनों इंड्स के बीच, dy के दोनों इंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आया d एप्सिलॉन, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिलेशन से लिखेंगे ओमेगा वाई बी इंटू डी वाई। ऐसे भी लिख सकते हैं या अल्टरनेटिवली ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये जो रॉड है इसकी लेंथ है डी वाई एंड ये ओमेगा वाई वेलोसिटी से चल रहा है, तो जो मोशनल ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू होती है VBL। तो V, B एंड लेंथ, ऐसे भी ईएमएफ की वैल्यू लिखी जा सकती है। तो अब जिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वहां चल सकते हैं। तो वहां के लिए अगर बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B VB माइनस B है, क्योंकि B देखो हाई पोटेंशियल पर है। तो VB माइनस VA को लिखेंगे इंटीग्रेशन ओमेगा वाई बी डी वाई। नाउ y कहां से कहां वेरी करेगा, तो इंड A के लिए y की वैल्यू हो गई x एंड इंड B के लिए y की वैल्यू हो गई x प्लस एल। तो ये वेरी करेगा x से लेके x प्लस एल तक।
तो ये आ गया, देखो ओमेगा एंड बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में आ गया वाई डी वाई एक्स टू एक्स प्लस एल। तो ये हो गया ओमेगा बी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको अगर अपने सॉल्व करें तो ये आएगा ओमेगा बी एल स्क्वायर प्लस 2xl डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये अगला एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो ये कंडक्टिंग रेल्स हैं और इनमें रेसिस्टेंस 0 है। एक रॉड रखा हुआ है यहां पर, है ना। ये रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। रॉड का रेसिस्टेंस जो है स्मॉल r है और यहां दोनों साइड रेसिस्टेंस लगे हैं R1 एंड R2। ये दो रेसिस्टेंस लगे हैं और आपको बताना है कि R1 और R2 में करंट का वैल्यू क्या होगा। ये रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दिया है B। एंड रॉड जो ये लेंथ है, ये लेंथ की वैल्यू गिवन है L। ठीक है, अब आपको R1 और R2 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो बताना है। एक और टर्म गिवन है, दैट इज रेसिस्टेंस ऑफ रॉड। रॉड का रेसिस्टेंस गिवन है स्मॉल r। तो कैसे स्टार्ट करना है, तो देखो ऐसे तो ईएमएफ पूरे में डेवलप होगा, पर इस सर्किट में जो ईएमएफ यूज होगा, ये पूरा रॉड जो है इसका कुछ सेक्शन जो है ना, इस सर्किट से एक्सटेंड किया हुआ है जैसा आपको दिख रहा है। पर ये एक्सटेंडेड सेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ये सर्किट यूज नहीं कर पाएगा। तो इतने लेंथ में है जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही ये सर्किट यूज कर रहा है। अब ये सर्किट को अगर मैं एक बैटरी से रिप्लेस करूं तो आपको रिप्लेस करना होगा विथ ए ईएमएफ एंड रेसिस्टेंस ऑफ द रॉड एज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। और ये ईएमएफ की जो वैल्यू होगी ये होगी वीवीएल। अब एक्चुअली ये जो ईएमएफ है ये मोशनल ईएमएफ की वैल्यू है। मैंने ये कैसे पता किया कि एनोड किधर है और कैथोड किधर है, तो उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूज किया। कल बताया गया था आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस ऑफ V क्रॉस B। तो अब देखो पहले मैंने क्या किया कि V क्रॉस B ले लिया। अब V क्रॉस B लेने के बाद माइनस लगा दिया मैंने। तो माइनस लगाने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है। तो इस हिसाब से ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। तो देखो अकॉर्डिंगली मैंने हाई और लो पोटेंशियल के टर्मिनल्स लगाए हैं। अब मैं क्या करूंगा कि ये दोनों रेसिस्टेंसेज को एक यहां कनेक्ट कर दिया मैंने जो रेसिस्टेंस R2 है, और एक रेसिस्टेंस यहां कनेक्ट कर दिया जो R1 है। तो अब देखो इन दोनों में करंट की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो अब ये क्वेश्चन बन जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि R1 और R2 का इक्विवेलेंस ले लेते हैं। तो R1 और R2 का इक्विवेलेंस हो गया R1 पैरेलल R2। तो जो करंट बैटरी ने प्रोवाइड किया वो करंट यहां जाके दोनों में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2। तो I की वैल्यू पहले मैंने निकाल ली। I की वैल्यू आ गई EMF अपॉन R प्लस R1 पैरेलल R2। ये मैंने निकाल लिया करंट का वैल्यू। अब ये करंट ही जाके डिवाइड हुआ है तो अपने लगा सकते हैं यहां पर करंट डिवीजन। अपने लिख सकते हैं कि जो I1 होगा वो हो जाएगा IR1। ऐसा करते हैं कि इस करंट को I2 लिख देते हैं, इसको I1, क्योंकि ये देखो R2 है तो मैचिंग हो जाएगा। तो I1 की जो वैल्यू होगी I1 इक्वल्स टू IR2 अपॉन R1 प्लस R2। और वैसे ही I2 की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो I2 को लिख सकते हैं IR1 अपॉन R1 प्लस R2। साथ ही अगर कोई बोलता कि भाई टर्मिनल वोल्टेज बताओ तो वो भी हम लोग खोज देते। टर्मिनल वोल्टेज कैसे खोजते, तो टर्मिनल वोल्टेज को लिख देते VT इक्वल्स टू EMF माइनस I स्मॉल r। तो अब देखो
आई की वैल्यू यहां पर पता है, इसको यहां रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर कोई बोलता कि व्हाट इज द पावर गिवन बाय बैटरी, तो पावर गिवन बाय बैटरी हो जाता पावर गिवन बाय बैटरी। तो इस पावर को अपने लिख सकते हैं कि भाई ईएमएफ इनटू करंट। अब कोई बोलता कि हु इज प्रोवाइडिंग दिस पावर, ये पावर कौन दे रहा है, अगर ये कोई पूछता, तो देखो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा। क्यों फोर्स चाहिए होगा? क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है आई एल क्रॉस बी। देखो इसमें जो करंट की वैल्यू है ना, करंट की वैल्यू ऐसी है, तो आई एल क्रॉस बी फोर्स लग रहा है ऐसा। तो ये आई एल क्रॉस बी फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स तुमने दिया होगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्स का जो पावर होगा, उतना पावर जो है ये पावर गिवन बाय बैटरी के बराबर होगा। तो बैटरी जो पावर दे रही है दैट इज एक्चुअली पावर गिवन बाय दैट फोर्स। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे कल के एग्जाम्पल में मैंने वेरीफाई किया था। तो इसको नोट कर लेते हैं, है ना। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये एक कंडक्टिंग डिस्क है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये रोटेट कर रहा है। ये डिस्क है और डिस्क का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ठीक है जी। अभी मैंने क्या किया कि यहां से इसके एक्सिस से एक रेसिस्टेंस को लिया और इसके सर्कुम्फेरेंस के एक पॉइंट को मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया वाया ए रेसिस्टेंस स्मॉल आर। अब आपको यह बताना है कि इस स्मॉल आर में जो है करंट की वैल्यू क्या होगी, ये इवेल्युएट करना है। व्हाट इज द करंट इन दिस रेसिस्टेंस स्मॉल आर, क्या क्या गिवन है। तो इसमें जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ डिस्क, रेसिस्टेंस ऑफ डिस्क ये एक्चुअली 0 है, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो अब आपको बताना है एक और टर्म गिवन है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये भी गिवन है और ये गिवन है कैपिटल बी। अब आपको आर में करंट की वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे स्टार्ट करें। जितने भी केसेस पहले लिए थे उन सारे केसेस में ऐसा कोई नहीं था जिसके लिए मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहां पे यूज कर पाऊं। 5-6 केस कल बताए गए थे, उनमें से ऐसा कोई केस नहीं था जो डायरेक्टली यहां पे यूज हो पाए। तो क्या करना है, तो देखो एक पॉइंट पी लेते हैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कैसे निकालूं, तो जब स्टेडी स्टेट आएगा, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो उस इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं नेट फोर्स को 0 लिख देता हूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आया उसका वैल्यू हो जाएगा -v क्रॉस बी। रेफरेंस के लिए आप कल की थ्योरी को रेफर कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा एक्स बी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन v क्रॉस बी के अपोजिट लेना है। तो यहां पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी ये है, तो v क्रॉस बी ये हो गया। इसके अपोजिट जाएंगे तो ऐसा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ऐसी है। तो अगर मैं O और इस पॉइंट को लिख देता हूं x, O और x के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब मैं निकाल रहा हूं तो यहां से यहां तक क्या हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। तो देखो यहां से यहां जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी का अगर आप डायरेक्शन देख लो तो सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन यही है। तो यहां से यहां जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स ऐसे जा रहे हैं। तो हर पॉइंट के लिए v क्रॉस बी ये हो गया, हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो यहां से यहां हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टुवर्ड्स द सेंटर है। तो अब मैं क्या करूंगा कि फील्ड पोटेंशियल रिलेशन यूज करूंगा, नॉन यूनिफॉर्म केस वाला। तो x और O में हाई पोटेंशियल पे कौन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है तो x हाई पोटेंशियल पे है, O लो पोटेंशियल पे है।
तो अब मैं निकालूंगा Vx माइनस vo। तो Vx माइनस vo मैं निकालूंगा इंटीग्रेशन ओमेगा एक्स बी डी एक्स। यहां पर मैंने फील्ड पोटेंशियल रिलेशन यूज किया है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो अब देख x कहां से कहां वेरी करेगा, तो 0 टू कैपिटल R। तो यहां पर ओमेगा और b बाहर आ जाएगा, ओमेगा b बाहर आ गया, R स्क्वायर बाई 2। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस आ गया तो सीधे अपने करंट को लिख सकते हैं दिस पोटेंशियल डिफरेंस ओमेगा बी R स्क्वायर बाई 2 अपॉन द रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं। पिछले एग्जाम्पल में एक और ऐड करते हैं क्वेश्चन को कि डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो कि डिस्क के दोनों पॉइंट्स के बीच O और X के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप न हो। व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क सो दैट देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड X। ये क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्क इज रोटेटिंग perpendicular to the uniform magnetic field whose magnitude is given b and the radius of the disk is capital R। तो अभी कैसे इसको देखेंगे, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कब इंड्यूस नहीं होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मोशनल ईएमएफ में आता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेज। चार्जेज जब जमा होते हैं ना तभी आता है। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट P ले लेता हूं, इस पॉइंट P के लिए अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हो गया ये हो गया, तो उस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर है, तो V क्रॉस B ऐसा है, Q V क्रॉस B अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऐसा है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन इसी सर्कल में घूमते रह जाएगा। मान लेते हैं कि सर्कल का रेडियस जो है स्मॉल r है। तो अब अगर बात करूं मैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स की जो वैल्यू हो गई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v स्क्वायर अपॉन स्मॉल r, ये हो गया सेंट्रिपिटल फोर्स का वैल्यू। और ये कौन देगा, तो ये देगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, दैट इज Q V B sin 90। तो यहां से मैंने क्या किया कि V B को काट दिया। अब M E, इस V को लिख दिया मैंने ओमेगा R, नीचे भी R है, इधर E B, तो R R कैंसल हो गया। ओमेगा की वैल्यू आ गई E B बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये घूमेगा तो होगा क्या ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सर्कल को छोड़ नहीं पाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि हुआ क्या कि अंदर लग रहा था मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। ये तो इनर्शियल फ्रेम अप्रोच था, नॉन इनर्शियल फ्रेम अप्रोच में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इनर्शियल फ्रेम अप्रोच सर्कुलर मोशन का बहुत कम ही लोग को पकड़ में आता है। तो ऐसे सोचो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स टुवर्ड सेंटर है और सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बाहर की ओर है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने बैलेंस कर लिया, तब तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है अब वहां से मूव नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स हो गया 0। तो अगर ऐसा मैं देखूं नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हो गया Q V B मैग्नीट्यूड में, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिख दिया मैंने M V स्क्वायर बाई R। तो देखो ये जो टर्म था वापस यहीं आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां रिप्लेस कर देंगे, तो वापस सॉल्व करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा। तो अगर इस एंगुलर वेलोसिटी से ये घूमेगा ना, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड द रिम ऑफ द डिस्क डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ये बोर्ड के प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन समझ लो आप। ये बोर्ड का प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है B। ये दो हॉरिजॉन्टल रेल्स रखी गई हैं
और ये रेल्स में कोई रेसिस्टेंस नहीं है और ये रेल्स स्मूथ रेल्स हैं। अब मैंने क्या किया कि यहां पर एक रॉड को रखा और v0 वेलोसिटी से पुश कर दिया, मतलब कि t इक्वल्स टू 0 पे ये इसकी वेलोसिटी है एंड रॉड की जो लेंथ है वो स्मॉल l है एंड रॉड में जो रेसिस्टेंस है वो स्मॉल r है। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया कि कैपिटल R रेसिस्टेंस से मैंने दोनों रेल्स को जोड़ दिया। ठीक है, अभी आपको यह बताना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें इन रेल्स में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, रॉड में रेसिस्टेंस है एंड रेसिस्टेंस ऑफ रॉड गिवन है, रेसिस्टेंस ऑफ रॉड ये गिवन है स्मॉल r एंड इसकी वेलोसिटी आपको इवेल्युएट करनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये पूरा प्लेन ऑफ बोर्ड को आप ये समझो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, और रॉड्स में कोई फ्रिक्शन नहीं है, दिज आर स्मूथ रॉड्स। ये जो रॉड्स है ना, ये रेल्स जो हैं ये स्मूथ रेल्स हैं, स्मूथ रेल्स। तो अब आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे स्टार्ट करोगे आप, देखो बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी टाइम t पर मान लेते हैं कि रॉड की जो वेलोसिटी है वो v है। तो एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम स्मॉल t, रॉड की वेलोसिटी को एज्यूम कर लिया कि वो v थी। तो जब रॉड की वेलोसिटी v थी तो उस टाइम पर रॉड्स के इंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था यहां और यहां के बीच, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? तो ये हाई पोटेंशियल पर था, ये लो पोटेंशियल पर था और ये पोटेंशियल डिफरेंस था VBL। तो अगर मैं क्या करूं कि इसको बैटरी से रिप्लेस कर दूं तो ये हो गया बैटरी का EMF जो हो गया VBL के बराबर और ये हो गया बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस और ये यहां से कनेक्टेड है कैपिटल R रेसिस्टेंस से। तो जब इसकी वेलोसिटी v थी वो टाइम पर जो सर्किट में करंट जा रहा था एक्सटर्नली ऐसे जा रहा था और इंटरनली ऐसे जा रहा था और वो करंट की जो वैल्यू थी वो करंट था VBL अपॉन R प्लस R। तो ड्यू टू दिस करंट फ्लोइंग इन द रॉड, ये रॉड में जो करंट है ना ऐसे जा रहा, तो ये करंट के चलते रॉड पे फोर्स लगेगा ILB ये डायरेक्शन में। तो ये फोर्स जो लगेगा इसके चलते ये वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो किसी भी टाइम पर अगर मैं एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड लिखता हूं, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन को लिखूंगा मैं फोर्स ILB अपॉन द मास। मान लेते हैं कि रॉड का मास है स्मॉल m। तो अभी देखो यहां पर क्या करते हैं, एक्सीलरेशन को लिखा मैंने, I का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं ये वाला, तो ये आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन M R प्लस R। तो ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इस एक्सीलरेशन को आप लिख दो dV बाई dt, इधर लिख दो B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू V। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं dV बाई V इक्वल्स टू B स्क्वायर L स्क्वायर बाई M स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी था V0 और जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी हो गया V। तो LHS का जो इंटीग्रेशन हुआ वो हो जाएगा ln V बाई V0 एंड RHS में अगर इंटीग्रेट करूं तो B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू टाइम। तो यहां से V की वैल्यू आ गई, देखो V0 e टू द पावर B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू टाइम। अब यहां पर एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, चूंकि ये रिटार्डेशन है तो रिटार्डेशन के लिए यहां एक माइनस साइन आएगा। तो ये माइनस साइन अगर मैं कैरी करते जाऊं तो देखो यहां पर e टू द पावर माइनस आ जाएगा। ये हो गया वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहां तक नोट करते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, और ये बोर्ड के प्लेन को वर्टिकल प्लेन समझना है अब की बार। ठीक है, और ये दो रेल्स हैं और इन रेल्स में रेसिस्टेंस नहीं है और ये स्मूथ रेल्स हैं।
यहां से एक रॉड को मैंने रेस्ट से रिलीज किया और यहां पर एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, रेसिस्टेंस की वैल्यू है R। अब इसको मैंने रेस्ट से रिलीज कर दिया और आपको यह बताना है कि रॉड का वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा। और साथ में आपको यह भी बताना है कि प्रूव करना है एक्चुअली, कि प्रूव करो कि भाई कुछ टाइम के बाद रॉड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आप इवेल्युएट करो। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है, रॉड में कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है अब की बार। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं करंट की वैल्यू। तो करंट हो गया, मान लो कि किसी टाइम पर वेलोसिटी V थी, तो उस टाइम पर करंट हो गया VBL अपॉन कैपिटल R। उस टाइम पर ये करंट जा रहा है। इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो किसी भी टाइम पर जो इंस्टेंस पर अगर वेलोसिटी को देखते हो, मान लो रॉड यहां था, तो उस इंस्टेंस पर जो वेलोसिटी होगी वो ये डायरेक्शन में होगी। तो अगर ये रॉड की वेलोसिटी है तो V क्रॉस B ये हो गया, V क्रॉस B ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पर है, तो बाहर में करंट ऐसा जाएगा और अंदर ऐसे करंट जाएगा। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। अब बात करते हैं कि अगर ये करंट रॉड में फ्लो कर रहा है तो रॉड पे एक फोर्स लगेगा IL क्रॉस B, ये लगेगा रॉड पे फोर्स, और साथ में रॉड पे एक और फोर्स लगेगा mg। ठीक है, तो आपसे बोला गया था कि किसी इंस्टेंस पर रॉड का एक्सीलरेशन बताइए, तो एट टाइम t एक्सीलरेशन को मैं लिखूंगा mg माइनस ILB अपॉन द मास, ये एक्सीलरेशन हो गया। अब अगर मैं करंट की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दूं तो एक्सीलरेशन आ जाएगा mg माइनस v/b² अपॉन कैपिटल R। मास से दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया तो ये मास कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया एक्सीलरेशन एट एनी टाइम t, एट टाइम t, ये मैंने बात की है। तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू है। अब देखो, ये एक्सीलरेशन डिक्रीज करेगा जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आएगा जब एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो उसके बाद रॉड की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस इंस्टेंस पर बात करें तो g को लिखा v/b² अपॉन mr। तो उस इंस्टेंस पर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी gmr अपॉन b²l²। इसको नोट कर लो, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, ये दो रेल्स के बीच कनेक्टेड है। ये रेल्स जो हैं वर्टिकली रखे गए हैं, ठीक है ना, और इन रेल्स में कोई रेसिस्टेंस नहीं है और इन रेल्स में कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। और यहां पर एक रॉड को रख के मैंने रेस्ट से रिलीज कर दिया। इस रॉड का लेंथ L है, मास M है, इस रॉड में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। और ये पूरा सर्किट जो है एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में पूरा सर्किट रख के इसको रेस्ट से मैंने रिलीज कर दिया। तो आपको ये बताना है कि किसी टाइम के बाद इस रॉड का जो है वेलोसिटी क्या आएगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रॉड एट सम टाइम t। तो किसी इंस्टेंस पर बात करें, जब इसको रेस्ट से रख के छोड़ोगे तो ड्यू टू mg ये फॉल करेगा। तो ड्यू टू mg जब ये फॉल करेगा तो एक चीज गेस कर सकते हैं कि एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर अपने ये बता सकते हैं कि रॉड की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। ये डायरेक्शन में होगी ड्यू टू mg, और मान लेते हैं कि वो वेलोसिटी है v। तो ये वेलोसिटी के चलते इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा, और उस मोशनल ईएमएफ का वैल्यू जो होगा VBL होगा। और उसमें हाई और लो पोटेंशियल कैसे पता करें, तो देखो V क्रॉस B ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस V क्रॉस B होता है, तो ये हाई पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। तो अकॉर्डिंगली जब ये कैपेसिटर से कनेक्टेड होगा तो कैपेसिटर का ये प्लेट हाई पोटेंशियल पे होगा और ये प्लेट लो पोटेंशियल पे होगा। उस इंस्टेंस पर कैपेसिटर पे चार्ज मान लेते हैं Q, ठीक है ना। तो अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस है VBL
और ये पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। तो एक बात अपने लिख सकते हैं कि Q बाई सी इक्वल्स टू VBL, ये हो गया। अब जैसे जैसे ये रॉड नीचे मूव करेगा ना, रॉड की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ड्यू टू mg, एक डाउनवर्ड फोर्स है, तो इसके चलते रॉड की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो रॉड की जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो VBL बढ़ेगा, तो VBL जब बढ़ेगा तो उस हिसाब से कैपेसिटर का चार्ज भी बढ़ेगा कंटिन्यूअसली। तो कैपेसिटर का अगर चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो एक क्लेम करेंगे अपने कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है तो रॉड में वही करंट ऐसे जाएगा। तो अगर ऐसा है तो किसी इंस्टेंस पर अगर मैं रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम करूं तो ILB ऐसा फोर्स हो गया और इसी रॉड पर mg लगेगा डाउनवर्ड। तो किसी इंस्टेंस पर मैं अगर एक्सीलरेशन निकालता हूं तो मैं लिखूंगा ma इक्वल्स टू mg माइनस ILB। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, करंट कैसे निकालें? तो देखो ये चार्ज है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dq बाई dt विच इज I, तो I इक्वल्स टू I बाई सी इक्वल्स टू ABL, BL बाहर आ गया, dv बाई dt A हो गया। तो यहां से मैंने I की वैल्यू निकाल ली, तो ABLC। तो अभी देखो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो लिख सकते हैं ma इक्वल्स टू mg माइनस I का वैल्यू रखा मैंने ABLC, तो L स्क्वायर B स्क्वायर A इंटू सी। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई mg बाई m प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर सी। अब ये जो एक्सीलरेशन है इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम, ये एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर ये एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है तो अपने को पूछा गया था कि वेलोसिटी बताओ, तो किसी भी इंस्टेंस पर वेलोसिटी को लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू अगर मैं यहां रिप्लेस कर देता हूं तो एक्सीलरेशन का वैल्यू रखने के बाद आएगा mg बाई m प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर सी इंटू टी, ये आ जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू। इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन ये होता है कि व्हाट विल बी द वेदर देयर विल बी करंट इन द सर्किट और नॉट, सर्किट में कोई करंट जाएगा कि नहीं। भाई कैपेसिटर है, कैपेसिटर चार्ज हो गया तो चार्ज होने के बाद तो करंट जाता नहीं है। तो इसमें यही लॉजिक दिया जाता है कि वेलोसिटी सिंस इंक्रीज होती जा रही है mg के चलते, तो mg के चलते जब वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ने के चलते मोशनल ईएमएफ बढ़ते जाएगा, और मोशनल ईएमएफ जब बढ़ते जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस वही ईएमएफ है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो Q बाई सी बढ़ रहा है। तो हेंस अपने बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो ये चार्ज भेज कौन रहा होगा? तो ये रॉड भेज रही होगी, इसीलिए सर्किट में कंटिन्यूअस करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं।